हेलो व्यूअर्स, आज हम पढ़ाई करेंगे यूजीसी नेट में पिछले कुछ प्रश्न जो परीक्षा में आए हैं और जिनकी आगे अन्य परीक्षाओं में आने की संभावना भी बहुत ज़्यादा है। तो हम कुछ क्वेश्चन ऐसे ले रहे हैं जो पिछली परीक्षाओं में लगातार आ रहे हैं। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं केंद्र राज्य संबंध और अंतर्राष्ट्रीय संबंध से। तो इसमें पहला क्वेश्चन जो है वो केंद्र और राज्य के संबंधों से रिलेटेड है। तो यह एक कथन और कारण के रूप में है। तो इसमें पहला कथन है कि हाल के वर्षों में भारतीय संघवाद सहयोगी संघवाद से सौदेबाजी के संघवाद की ओर प्रवृत्त है। और इसमें कारण दिया हुआ है कि विधानसभा की अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र में निहित हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है बी। यानी कि ए और आर दोनों सही हैं, परंतु एक दूसरे की व्याख्या नहीं करते। हम इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो डिटेल में बताया गया है कि सहयोगी या सहकारी संघवाद में केंद्र व राज्य एक दूसरे के साथ क्षैतिज संबंध स्थापित करते हुए एक दूसरे से सहयोग अपनी समस्या को हल करने का प्रयास करते हैं, जबकि प्रतिस्पर्धी संघवाद में केंद्र सरकार और राज्य सरकार के मध्य लंबवत संबंध होता है। सौदेबाजी या प्रतिस्पर्धी संघवाद की अवधारणा को 90 के दशक के आर्थिक सुधार के बाद से महत्व प्राप्त हुआ है और हाल के वर्षों में भारतीय संघवाद सहयोगी संघवाद से सौदेबाजी के संघवाद की ओर प्रवृत्त है तथा विधायन की अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र में निहित हैं। केंद्र और यहाँ पे कथन और कारण दोनों सही हैं, पर आर जो है वो एक ही सही व्याख्या नहीं करता है। तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को दिए जाने वाले विवेकाधीन अनुदान का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। तो इसका सही आंसर है अनुच्छेद 282 में। इसमें कहा गया है कि अनुच्छेद 282 जो है वो किससे संबंध है। इस तरह से भी आ सकता है क्वेश्चन। तो केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को दिए जाने वाले विवेकाधीन अनुदान का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 282 में किया गया है। अनुच्छेद 281 का संबंध वित्त आयोग की अनुशंसाओं से तथा अनुच्छेद 228 का संबंध कुछ मामलों का उच्च न्यायालय को अंतरण से है। केंद्र द्वारा राज्यों को सहायक अनुदान दिए जाने का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 275 में है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है न्यायपालिका से संबंधित। तो सबसे पहले हम इसमें प्रश्न जो है वो उच्चतम न्यायालय से संबंधित प्रश्न है। ये पूर्व की परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा आए हैं और आगे भी इनके आने की संभावना उतनी ही प्रबल है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज़ बनाम भारत संघ वर्ष 2004 मामले में उच्चतम न्यायालय का निर्णय निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो हम इसको शॉर्ट में भी याद कर सकते हैं। वो इस तरह से करेंगे कि शॉर्ट में भी समझा जा सकता है कि पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज़ बनाम भारत संघ, मतलब जो पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज़ है उसके अगेंस्ट में जो प्रतिवादी थी वो भारत संघ था, मतलब केंद्र था। यह मामला है वर्ष 2004 का। तो इसमें निर्णय निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो इसमें पहला ऑप्शन है आश्रय का अधिकार, दूसरा ऑप्शन है अभिरक्षा में हिंसा के विरुद्ध अधिकार, तीसरा ऑप्शन है सूचना का अधिकार और चौथा ऑप्शन है शीघ्र विचारण का अधिकार। तो इसमें जो सही आंसर है वो है बी, यानी कि अभिरक्षा में हिंसा के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है। इसमें कहा गया है कि पीपल्स यूनियन ऑफ सिविल लिबर्टीज़ बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 2004 में उच्चतम न्यायालय ने मानव अधिकार तथा नागरिक अधिकार पर व्यापक व्याख्या प्रस्तुत की। इसमें अभिरक्षा व हिंसा के विरुद्ध नागरिकों की सुरक्षा पर ऐतिहासिक निर्णय दिया गया। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश पर
महाभियोग चलाने के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा ए। ए यानी कि संसद के दोनों सदनों के कम से कम 100 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित और राष्ट्रपति को संबोधित प्रस्ताव अध्यक्ष को प्रस्तुत किया जाता है। इसको हम व्याख्या में पढ़ेंगे। तो भारत के उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश पर महाभियोग चलाने के संबंध में नोटिस पर राज्यसभा के 50 सदस्य और लोकसभा के 100 सदस्य का हस्ताक्षर सहित अध्यक्ष को संबोधित किया जाता है। अतः कथन ए गलत है और अन्य सभी कथन सही है। तो इसमें से चूँकि सही है और हमें जानकारी दे रहे हैं, इनको पढ़ने से हमें जानकारी मिल रही है, तो सबसे पहले हमें जो 3 सही है इनको पढ़ लेते हैं। तो इसमें बी ऑप्शन है कि 3 सदस्यों की समिति, उच्चतम न्यायालय के 2 न्यायाधीश और एक पारंगत विधिवेत्ता द्वारा इस प्रस्ताव का अन्वेषण किया गया। फिर उसमें सी ऑप्शन है कि यह समिति इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि न्यायाधीश कदाचार का दोषी है या असमर्थता से ग्रस्त है। तो समिति की रिपोर्ट के साथ इस प्रस्ताव पर सदन में विचार किया जाएगा जहां यह प्रस्ताव लंबित है। फिर यहाँ पे डी ऑप्शन है कि राष्ट्रपति द्वारा हटाए जाने का आदेश दिए जाने के पश्चात न्यायाधीश को हटाया जाएगा। राष्ट्रपति द्वारा हटाए जाने के पश्चात मतलब यानी कि राष्ट्रपति के आदेश होना आवश्यक है न्यायाधीश को हटाने के लिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने किस और किन मुकदमे में सर्वप्रथम संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत दिया? तो इसमें सही आंसर है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। तो इसका आंसर पढ़ेंगे डिटेल में। तो भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य वर्ष 1973 में सर्वप्रथम संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत दिया। इस निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि संसद मौलिक अधिकारों को संबोधित या सीमित कर सकती है, किंतु संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संसद को संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन कर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉलेजियम प्रणाली के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो जो कॉलेजियम प्रणाली है उसमें सिर्फ पहला और तीसरा सही है। तो पहला है कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम एक 5 सदस्यीय निकाय है जिसकी अध्यक्षता भारत के मौजूदा मुख्य न्यायाधीश करते हैं और उस समय इसमें न्यायालय में कार्यरत 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं। और इसमें नेक्स्ट ऑप्शन है कि उच्चतम न्यायालय तथा तीसरा वाला कि उच्चतम न्यायालय और एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति केवल कॉलेजियम प्रणाली के माध्यम से ही की जाएगी। इसमें सिर्फ पहला और तीसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपचारात्मक याचिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उपचारात्मक याचिका के बारे में तो इसमें सही आंसर है पहला और तीसरा। अब हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं कि पहला जो है वो इस पर केवल भारत के उच्चतम न्यायालय में विचार हो सकता है, और जो तीसरा है इसमें लिखा हुआ है कि उपचारात्मक याचिका दायर करने के लिए किसी वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा प्रमाणन आवश्यक है। ये सही उत्तर है इसके। हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं कि उपचारात्मक याचिका की अवधारणा वर्ष 2002 में सुप्रीम कोर्ट के एक मामले रूपा अशोक खुर्रा बनाम अशोक खुर्रा तथा अन्य में निर्णय के संदर्भ में सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि उसके द्वारा दिए गए निर्णय में हुई गड़बड़ी को ठीक करने के लिए उपचारात्मक याचिका दायर की जा सकती है। यह याचिका केवल सुप्रीम कोर्ट में तभी दायर की जा सकती है जब सुप्रीम कोर्ट के किसी वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा यह प्रमाणित कर दिया जाए कि ऐसा करना आवश्यक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उच्चतम न्यायालय की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
भारत के उच्चतम न्यायालय की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें जो सही कथन है वो पहला और चौथा, ये सही कथन है। तो इसमें जो पहला कथन सही है वह है कि अनुच्छेद 128 उच्चतम न्यायालय की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीश की उपस्थिति की अनुमति देता है। और इसमें जो चौथा ऑप्शन है, भारत का मुख्य न्यायमूर्ति किसी भी समय भारत के राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से किसी भी व्यक्ति को जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पद धारण कर चुका है, उच्चतम न्यायालय की बैठक में उपस्थित होने और इसके न्यायाधीश के रूप में कार्य करने का अनुरोध कर सकता है। ध्यान दीजिए, अनुरोध की बात की गई है यहाँ पर। फिर उसके बाद में इसका हम डिटेल पढ़ते हैं। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 128 यानी 128 उच्चतम न्यायालय को सेवानिवृत्त न्यायाधीश की उपस्थिति के संबंध में प्रावधान करता है। राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा किसी व्यक्ति से जो उच्चतम न्यायालय या फेडरल न्यायालय के न्यायाधीश का पद धारण कर चुका है तथा ऐसा व्यक्ति जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का पद धारण कर चुका है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में बैठने और कार्य करने का अनुरोध कर सकता है। इनमें से भारत के किस मुख्य न्यायमूर्ति ने सामाजिक न्यायपीठ नाम से विशेष न्यायपीठ का गठन करने का आदेश दिया? तो इसका सही आंसर है एच.एल. दत्तू। तो न्यायमूर्ति एच.एल. दत्तू, तो इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एच.एल. दत्तू ने सामाजिक न्याय के दायरे में आने वाले अनेक मामले जो कई वर्षों से लंबित हैं के शीघ्र निपटान के लिए उच्चतम न्यायालय में सामाजिक न्यायपीठ गठित करने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट में सामाजिक न्यायपीठ का गठन वर्ष 2014 में किया गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश का त्यागपत्र संबोधित होता है राष्ट्रपति को। संविधान के अनुच्छेद 124(2) का के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र को भारत के राष्ट्रपति के सम्मुख प्रस्तुत करता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे उच्चतम न्यायालय को मौलिक अधिकारों के हनन रोकने के लिए रिट जारी करने की शक्ति के संबंध में 2 कथन दिए गए हैं। तो इन कथनों में से हमें बताना है कि इसका सही उत्तर कौन सा है। तो सबसे पहला कथन है कि उच्चतम न्यायालय को यह शक्ति प्रदत्त है कि वह बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेक्षण, रिट जो भी मूल अधिकारों को लागू करने के लिए समुचित हो उस रिट का प्रयोग कर सकता है। और इसमें दूसरा ऑप्शन है कि संसद को अधिकार है कि वह कानून बनाकर किसी अन्य न्यायालय को अपनी आधिकारिक स्थानीय सीमा के भीतर उच्चतम न्यायालय की दी गई इन शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। तो इसमें दोनों सही हैं, इनको हम डिटेल में जानते हैं। संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेक्षण, अधिकार पक्ष रिट जारी कर सकता है। अनुच्छेद 32(3) के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति पर प्रभाव डाले बिना संसद इन शक्ति को किसी अन्य न्यायालय को अपनी स्थानीय अधिकारिता में प्रयोग के लिए सशक्त कर सकेगी। अतः दोनों कथन सत्य हैं। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उच्चतम न्यायालय ने अपने कतिपय निर्णयों में यह विचारण किया कि भारत के संविधान के अनुच्छेद के अधीन बनाई
गई आरक्षण नीतियां प्रशासन की दक्षता को बनाए रखने के लिए अनुच्छेद 335 द्वारा सीमित होंगी। सीमित होंगी। और दूसरा कथन है कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 335 प्रशासन की दक्षता पद को परिभाषित करता है। तो इनमें से कौन सा कथन सही है? तो इसमें से सही कथन होगा एक। एक में क्या दिया हुआ है कि भारत के उच्चतम न्यायालय ने अपने कतिपय निर्णयों में यह विचारण किया कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 16(4) के अधीन बनाई गई आरक्षण नीतियां प्रशासन की दक्षता को बनाए रखने के लिए अनुच्छेद 335 द्वारा सीमित होंगी। अब इसको हम थोड़ा डिटेल में जानते हैं कि भारतीय संविधान का भाग 3 अनुच्छेद 16 लोक नियोजन में अवसर की समानता से संबंधित है। अनुच्छेद 16 यह प्रावधान करता है कि राज्य को पिछड़े हुए किसी वर्ग के पक्ष में जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन मामलों में पर्याप्त नहीं है, पदों में आरक्षण के लिए उपबंध करने से निवारित नहीं करेगा। और इसमें दूसरा ये भी आगे जानकारी दे रहे हैं कि सर्वोच्च न्यायालय ने अपने कई निर्णयों में यह माना है कि अनुच्छेद 335 में निहित प्रावधान अनुच्छेद 16(4) के प्रावधानों को सीमित करता है। और अनुच्छेद 335 में प्रावधान है कि संघ और राज्य के मामलों में सेवाओं और पद पर SC/ST के सदस्यों के दावे को प्रशासन की दक्षता प्रदान करें। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका संबंध भारत के सर्वोच्च न्यायालय से है? तो किसका संबंध भारत? कॉलेजियम प्रणाली। कॉलेजियम प्रणाली, अपीलीय अधिकार क्षेत्र, मूल अधिकार क्षेत्र, तो इनका संबंध किससे है? भारत की सर्वोच्च न्यायालय से है। भारतीय संविधान के द्वारा उच्चतम न्यायालय को प्रारंभिक, मूल, अपीलीय और परामर्श संबंधी व्यापक क्षेत्र अधिकार प्रदान किए गए हैं, जहां वह संविधान की आधिकारिक व्याख्या करता है, वहीं नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा भी करता है। अनुच्छेद 131 उच्चतम न्यायालय को प्रारंभिक अधिकारिता प्रदान करता है। संविधान का भाग 5 अनुच्छेद 124 से 147 सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित है। कॉलेजियम प्रणाली सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति का माध्यम है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय एक डैश डैश है। तो सर्वोच्च न्यायालय एक संघीय न्यायालय है, एक अधिकारों का संघ, मानव अधिकारों का संरक्षक है, संविधान का अंतिम विवेचक है और एक सिविल न्यायालय है। तो ये सभी सही हैं। तो यह अपीलीय का सर्वोच्च न्यायालय है, नागरिकों के मौलिक अधिकारों का गारंटर है, संविधान का रक्षक है, संविधान का अंतिम विवेचक के रूप में भी कार्य करता है। सर्वोच्च न्यायालय। भारत में न्यायपालिका किस प्रणाली पर आधारित है? और हमसे पूछ रहे हैं कि भारत में न्यायपालिका किस प्रणाली पर आधारित है। तो भारत की न्यायपालिका कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया पर आधारित है। इसको हम डिटेल में जानेंगे। तो भारत में न्यायिक प्रणाली का प्राथमिक एवं मुख्य स्रोत भारत का संविधान है। कोई विधि, कानून, नियम, उपनियम, आदेश, निर्देश तभी तक विधि मान्य है जब तक वह संवैधानिक उपबंधों के अनुकूल है। इसके अलावा भारत में न्यायिक प्रणाली विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसरण में गतिशील है, अर्थात विधानमंडल द्वारा उचित प्रक्रिया के अनुपालन में निर्मित विधि को ध्यान में रखा जाता है। इसमें भावनाओं, इच्छाओं को नहीं
देखा जाता। संविधान व्याख्या में लिखित तत्व के आधार पर प्रक्रिया का निर्धारण किया जाता है। मेनका गांधी बनाम भारत संघ के बाद में इसे सुस्पष्ट किया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एच.एन. सान्याल समिति की रिपोर्ट के अनुसरण में न्यायालय की अवमानना अधिनियम 1971 पारित किया गया था। और सेकंड ऑप्शन है कि भारत का संविधान उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों को अपनी अवमानना के लिए दंड देने हेतु शक्ति प्रदान करता है। और चौथा है इसका, भारत में न्यायालय की अवमानना के विषय में कानून बनाने के लिए संसद में शक्ति निहित है। अब इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं तो वर्ष 1963 ईस्वी में एच.एन. सान्याल समिति की रिपोर्ट के अनुसरण में न्यायालय अवमानना अधिनियम 1971 पारित किया गया था। भारत के संविधान में अनुच्छेद 19(2), 129 उच्च न्यायालय व 215 उच्च न्यायालय के अंतर्गत न्यायालयों को अवमानना हेतु दंड देने की शक्ति प्रदान की गई है। भारत की संसद को न्यायालय की अवमानना के संदर्भ में कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के न्यायालय द्वारा जारी रिट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका सही आंसर होगा सी, यानी कि 1 और 3। 1 और 3 इसमें पहला है, किसी प्राइवेट संगठन के विरुद्ध जब तक कि उसका कोई सार्वजनिक कार्य नहीं सौंपा गया हो परमादेश नहीं होगा। और इसमें थर्ड है, कोई भी लोकप्रवण व्यक्ति पब्लिक माइंडेड पर्सन अधिकार पक्ष यानी कि क्यो वारंटो रिट प्राप्त करने हेतु न्यायालय में समावेदन करने के लिए याची हो सकता है, मतलब पटिशनर हो सकता है। अब इसको हम डिटेल में जानेंगे कि संविधान द्वारा उच्चतम न्यायालय यानी कि अनुच्छेद 32 व उच्च न्यायालय यानी कि अनुच्छेद 226 को रिट जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। परमादेश का शाब्दिक अर्थ है कि हम आदेश देते हैं। परमादेश निजी व्यक्ति या इकाई के विरुद्ध जारी नहीं किया जा सकता जब तक कि उसे सार्वजनिक कार्य न सौंपे गए हों। न्यायालय द्वारा सार्वजनिक अधिकारों, सार्वजनिक इकाई, निगम, निचले न्यायालय, प्राधिकरणों या सरकार के खिलाफ परमादेश जारी किया जा सकता है। नेक्स्ट ऑप्शन है, नेक्स्ट व्याख्या है कि अधिकार पक्ष का संदर्भित अर्थ है कि किसी प्राधिकार या वारंट के द्वारा न्यायालय द्वारा किसी सार्वजनिक पद धारित करने वाले व्यक्ति या प्राधिकारी से यह पूछती है कि उसने किस अधिकार के तहत उक्त पद को धारित किया। उसने किस अधिकार के तहत उक्त पद को धारित किया। अधिकार पक्ष एक ऐसी रिट है जिसे कोई भी व्यक्ति दायर कर सकता है, भले ही वह प्रत्यक्ष रूप से पीड़ित पक्षकार नहीं है। हमारा ये सेशन होता है कंप्लीट।